ये हो गया। हेलो हेलो। हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे बताइए। आप लोगों ने 1 घंटे क्लास देखी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार तरीके से, अच्छे से। अब पढ़ते हैं दोस्तों द हिंदू एडिटोरियल। आप में से सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं बैंक की, एसएससी की, डिफेंस की, यूपीएससी, सभी एग्जाम की, है क्या दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, इंग्लिश की कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको सीखने के लिए दोस्तों जरूरी है मैक्स टू मैक्स रीडिंग करना, मैक्स टू मैक्स वोकैबुलरी को समझना। वही रीडिंग वोकैबुलरी दोस्तों आज हम सीखेंगे। इंग्लिश को कवर करने के लिए 80% हिस्सा जो दोस्तों इसका है वो है कॉम्प्रिहेंशन का। तो अगर आपको अपनी रीडिंग को इंप्रूव कर लोगे तो आपका कॉम्प्रिहेंशन एकदम शानदार तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। आप में से सभी लोग जो बच्चे मुझे हैप्पी टीचर्स डे कह रहे हैं, आप सभी लोगों को ढेर सारा मेरी तरफ से धन्यवाद है। थैंक यू मेरी तरफ से। और जितने भी टीचर्स है दोस्तों उन सभी को मेरा नमन है। उन सभी टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया, चाहे मैं छोटा बच्चे से लेकर अब तक जितने भी टीचर्स रहे हैं, वो टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया, उन सबको नमन, क्योंकि उन टीचर्स की वजह से दोस्तों आज आप इस मुकाम पर हैं। और आगे भी आप दोस्तों, आपके जीवन में जो टीचर्स रहते हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है आपकी लाइफ में, है ना। तो दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी आज 24 घंटे का प्रण लिया है और आपको 24 घंटे मेंस मैराथन देंगे, बढ़िया से सीखेंगे आप, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। आज के एडिटोरियल में क्या क्या खास है सबको देखेंगे बड़े ध्यान से, ठीक है ना दोस्तों। एडिटोरियल को पढ़ने के लिए 2 एडिटोरियल कौन कौन से आए मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने गूगल पर लिखेंगे ऐसे द हिंदू, ठीक है। ऐसे लिखोगे आप, देखो दोस्तों द हिंदू, तो इस तरीके से वेबसाइट आ जाएगी आपको thehindu.com। वेबसाइट को आप ओपन करोगे, या ओपिनियन का सेक्शन है, इस पर आपको टैप करना होता है, ठीक है। ओपिनियन के सेक्शन पर आपने टैप किया। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों ये 2 एडिटोरियल है। पहला है दोस्तों ये टीयर्स अपार्ट, और दूसरा है ये अपॉर्चुन मूवमेंट। टीयर्स अपार्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें बात हो रखी है कि वन नेशन है तो वन इलेक्शन हो जाने चाहिए सारे, यानी कि चाहे वो आपके पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, लोकल पोल्स हो, सारे के सारे एक ही बार में होने चाहिए, साइमल्टेनियस होने चाहिए। इस पर बात हो रही है, जिसको लेकर क्रिटिसिज्म हो रखा है, हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा एडिटोरियल दोस्तों ये है, जीएसटी रेवेन्यूज में अपटिक आया है, तो वो अपटिक कितने परसेंट ही कंपेयर कर रहे हैं पिछले क्वार्टर का और साथ के साथ पिछले साल से भी, तो वो दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे। दोनों एडिटोरियल अपने इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, दोनों को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम होता है दोस्तों, हमें इसकी वोकैब नोट करनी है, ठीक है। तो वोकैब आप सब लोग नोट करेंगे मेरे साथ, ठीक है। आ जाओ, इसको हम साइड कर देते हैं और वोकैब मेरे साथ नोट करना शुरू करें सभी लोग दोस्तों। चलो लिखना शुरू करें दोस्तों। पहला वर्ड है आपके सामने टीयर। आप में से वो बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते हैं उन्हें ये टर्म पता है, जिसमें आप पढ़ते हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। वो लेवल को ही हम टीयर कहते हैं कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसी को टीयर कहा जाता है। लिखना शुरू कर दीजिए सभी बच्चे कमेंट पे, लिखने के साथ साथ बोलना, आपको याद हो जाएगा। टीयर मींस होता है लेवल्स और लेयर्स इन अ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। किसी सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन में लेवल और लेवल को या लेयर को ही हम टीयर कहते हैं। इस तरह हिंदी में लिख दिया। सो लेवल्स और लेयर्स दोनों सिनोनिम हो गए। जहां पर लेवल ने संपूर्ण बात करे तो दोस्तों वो क्या हो गया, एंटोनम हो गया। लेकिन अगर अकेले एक ही बात भी होगी तो वो सिंगुलैरिटी हो गया, वो इसका एंटोनम हो गया। दोनों एंटोनम हो गए। सेंटेंस यूज पढ़ते हैं। द थिएटर हैड 3 tiers ऑफ सीटिंग। थिएटर पर 3 प्रकार की सीटिंग थी, है ना। विद द मोस्ट एक्सपेंसिव सीट्स ऑन द बॉटम। सबसे महंगी जो सीट्स थी वो किस पे थी, ऑन द बॉटम, सबसे नीचे थी। ऐसे कहने की यहां पर बात है। यूजुअली थिएटर में सबसे महंगी सीट सबसे पीछे होते हैं, ऊपर, है ना। ये दूसरा टाइप का थिएटर है नीचे है। चलो वर्ड दोस्तों मिलिटेट, वर्ब का यूज होता है दोस्तों, विच मीन्स टू बी अ पावरफुल और कंक्लूसिव फैक्टर इन प्रिवेंटिंग। किसी चीज को रोकने के लिए कोई चीज या कोई व्यक्ति अगर पावरफुल फैक्टर बन जाता है तो असल में वो क्या बन रहा है, मिलिटेट हो रहा है। आपने टर्म सुना है ना, मिलिटेंट। उन लोगों को कहा जाता है, उन विद्रोही लोगों को मिलिटेंट कहा जाता है जो सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, कहते हैं हम सरकार के खिलाफ हो जा रहे हैं, उन्हीं को हम कह देते हैं दोस्तों वो मिलिटेंट है। मिलिटेंट नाउन होता है और मिलिटेट आपकी वर्ब
होती है, विरोध में होना किसी के, वो क्या हो गया दोस्तों, मिलिटेट होना। सिनोनिम हमने लिखा यानी कि रोकना, हाइंडर करना, अपोज करना, दोनों सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या हो गया, सपोर्ट करना, एड करना, मदद करना, दोनों इसके एंटोनिम हो गए। सेंटेंस यूज देखा, हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस मिलिटेटेड अगेंस्ट हिम, उसके कम एक्सपीरियंस की वजह से ही उसके खिलाफ ये हो गया ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू के दौरान उसका कम एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस ही वो उसके खिलाफ हो गया, खिलाफ बन गया। ऐसे करके दोस्तों हमने इसको लिख लिया। अगला वर्ड है दोस्तों, लिखते जाओ, फेडरलिज्म है, वर्ड के लास्ट में इज्म करके दिया होता है, ये सब नाउन की तरह यूज होगा, याद रखेंगे। फेडरलिज्म है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक इस प्रकार का सिस्टम होना सरकार का, इन विच पावर इज डिवाइडेड, जहां पर पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल स्टेट्स और प्रोविंसेस में। सेंट्रल अथॉरिटी है यानी कि एक तरफ तो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, बाकी स्टेट्स के पास पावर है, तो यही दोस्तों पूरा का पूरा सिस्टम फेडरलिज्म है। और इंडिया में दोस्तों फेडरलिज्म ही तो है, तो ये फेडरलिज्म का इस्तेमाल होगा, ध्यान रखेंगे। सिनोनिम हमने लिखा है यहां पर, इसका फेडरेशन हो गया, कॉन्फेडरेशन हो गया, बोथ आर सिनोनिम्स, दोनों की दोनों सिनोनिम की तरह इस्तेमाल होंगे। एंटोनिम है यूनिटरिज्म, यूनिटरिज्म का मतलब है पावर डिवाइड नहीं है, सभी के पास, सारी चीजों में एक ही के पास पावर है, वो यूनिटरिज्म हो गया। उसे हम सेंट्रलिज्म कहते हैं, यानी एक ही के पास पावर है, तो वो दोनों एंटोनिम हो गए। तो यूएस इज एन एग्जांपल, एक एग्जांपल है ऑफ अ कंट्री, एक ऐसी कंट्री का दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब आप मुझे सब लोग बताइए, इंडिया भी फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि नहीं? एवरी वन ऑफ यू, सब लोग मुझे बताइए यस और नो करके, है ना? मैंने तो अलग ही बताया, बट कितना आपको समझ में आता है मेरे को बताना है। अगला वर्ड है डिमार्केशन, हमेशा याद रखना वर्ड के लास्ट में आईओएन है तो नाउन की तरह यूज होगा दोस्तों, जिसका मतलब है एक प्रकार की लिमिट लगा देना। द एक्ट ऑफ सेटिंग और मार्किंग बाउंड्रीज और लिमिट्स, यानी कि बाउंड्रीज और लिमिट्स को सेट कर देना कहलाता है दोस्तों डिमार्केशन, है ना? सिनोनिम ने लिखा सेपरेट कर देना, किसी को किसी से अलग कर देना, तो वो लिमिट भी हो जाएगा। डिस्टिंक्ट कर देना, डिस्टिंक्शन, बोथ आर सिनोनिम्स, है ना? कंबाइन कर देना, सबको एक साथ मिला देना, ये आपका एंटोनिम बन गया। फ्यूजन का मतलब भी सबको एक साथ मिला देना, ये दोस्तों क्या हो गया, बेसिकली ये आपका एंटोनिम हो गया। फ्यूजन का वैसे मतलब एक साथ मिलाना कहां होता है, उल्टा बोल दिया मैंने। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, विस्फोट हो जाना, किसी प्रकार की लिमिट रहना ही नहीं, तो भी दोस्तों वो एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है। सेंटेंस यूज में लिखा, द डिमार्केशन बिटवीन द टू प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज के बीच में जो लिमिट है, वॉज अ टॉल वुडन फेंस, वो क्या है, एक बहुत बड़ी लकड़ी का फेंस है। फेंस का मतलब वो उसमें पूरी की पूरी बाउंड्री बनी हुई है। ऐसे करके दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट वर्ड दिया आपके सामने, IUN नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। एफिलिएशन मींस द स्टेट ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी स्थिति को बताना कि आप जुड़े हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप एफिलिएट हैं। आपने सुना है ना, सीबीएसई एफिलिएटेड है ना, है ना? ऐसे यूपी बोर्ड एफिलिएटेड है, तो जिससे एफिलिएट हो रहे हैं यानी कि उससे जुड़े हुए हैं। सिनोनिम हो गया एसोसिएशन होना, कनेक्शन होना। एंटोनिम हो गया डिसकनेक्शन होना और डिटैचमेंट होना। अटैच होता है जुड़ जाना, डिटैच होता है अलग हो जाना। सेंटेंस यूज देखा, हर एफिलिएशन विद द पॉलिटिकल पार्टी, उसका जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन यानी कि कनेक्शन है, was well known, वो जो कनेक्शन था वो सब लोग जानते थे, was well known in the community। ऐसे करके इसका इस्तेमाल हो गया। मैंने कल भी आप लोगों से पूछा था, आज मैं फिर से पूछना चाहूंगा, ये बताओ कि जो हम वर्ड में सेंटेंस यूज पढ़ते हैं उससे आपको हेल्प मिलती है कि नहीं, आपको बेटर लगता है कि नहीं? क्योंकि जब मैं पहले आपको दे देता था खुद से पढ़ लो, तो बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते थे, आप साथ के साथ पढ़ा देने से आप पढ़ पाते हो कि नहीं, ये मुझे आप बताओ। एवरी वन ऑफ यू, सभी लोग मुझे बताओ दोस्तों, है ना? सभी लोग आ जाओ। अगला वर्ड है दोस्तों आइडियोलॉजिकल, एल करके वर्ड के लास्ट में होता है तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। आइडियोलॉजिकल मींस रिलेटिंग टू आइडियाज, आइडियाज से जुड़ा हुआ, आपके विचारों से जुड़ा हुआ। द स्टडी ऑफ आइडियाज, स्पेशली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरीज, पॉलिटिकल थ्योरीज और इकोनॉमिक थ्योरीज, इन सब चीजों को लेकर जो आइडियाज होते हैं, विचार होते हैं, उनको लेकर जो स्टडी है, उनसे जुड़ी हुई कोई बात, उसी को आइडियोलॉजिकल कहते हैं। उसी को हमने लिखा डॉक्ट्राइनल हो गया, फिलोसॉफिकल हो गया, बोथ आर सिनोनिम्स। और प्रैक्टिकल हो गया और नॉन थ्योरेटिकल हो गया, ये दोनों के दोनों एंटोनिम बन गए, है ना? There are often ideological differences, कह रहे अक्सर आइडियोलॉजिकल अंतर होता है बिटवीन मेंबर्स ऑफ ऑपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज में। ऐसे करके हमने इसका इस्तेमाल देख लिया आइडियोलॉजिकल। नेक्स्ट वर्ड इज कोइंसिडेंस, वर्ड के लास्ट में एनसीए नाउन की तरह यूज होगा।
ए सिचुएशन इन विच इवेंट्स हैपन, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर घटनाएं होती हैं एट द सेम टाइम, सेम समय पर होती हैं, बाय एक्सीडेंट यानी बाय चांस हो जाती हैं, बट सीम टू हैव अ कनेक्शन, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि शायद कनेक्शन हो, इसी को हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कोइंसिडेंस हो जाना, कंजंक्शन हो जाना, जुड़ाव हो जाना, वही बात हो गया है ना। साइमल्टेनिटी हो जाना, साइमल्टेनिटी का मतलब हो जाता है एक ही समय पर एक से ज्यादा चीजों का होना, घटित होना, ये दोनों सिनोनिम हो गया। प्लानिंग होना यानी प्लान के साथ करना, बिना सोचे समझे होना तो वो कोइंसिडेंस हो गया, प्लान के साथ हो गया तो एंटोनम हो गया। इंटेंट है यानी कि सोच समझ के किया है तो भी वो एंटोनम बन गया, है ना। मीटिंग हर एट दी सुपरमार्केट वाज अ प्योर कोइंसिडेंस, सुपरमार्केट में उससे मिलना तो कोइंसिडेंस था, यानी कि बिल्कुल भी प्लान के साथ नहीं था, ऐसे करके इसका इस्तेमाल हो गया है। अगला वर्ड है दोस्तों कॉलसेट, क्या बोलते हैं इसे, कॉलसे, कॉलसे वर्ब है जिसके सेकेंड फॉर्म होगी कॉलसेट, क्या हो गई, कॉलसेट, विच मींस टू कम टुगेदर टू फॉर्म वन लार्जर ग्रुप, सब लोग एक साथ मिलकर या तो बड़ा ग्रुप बना देते हैं या सबसेंस बना देते हैं, बड़ा मास बना देते हैं, उसी को कहते हैं मिलाना। तो कॉलसेट वर्ब की तरह यूज हुआ, मर्ज हो जाना, यूनाइट हो जाना सिनोनिम हो गया, सेपरेट अलग अलग हो जाना, डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर हो जाना, बोथ आर एंटोनिम्स। हमने लिखा ओवर टाइम, समय के साथ साथ द स्मॉल विलेजेस coalesced into a bustling city, bustling city तो वो छोटे छोटे गांव मिलकर के एक बड़ा शहर बन जाते हैं, यानी कि ओवर जो है समय के साथ साथ ऐसा पास्ट की बात हो रही है ना। रेटिफिकेशन होता है नाउन की तरह यूज होगा, विच मींस द ऑफिशियल अप्रूवल ऑफ अ डिसीजन, कोई एक डिसीजन है उसका ऑफिशियल अप्रूवल मिल जाना या एक प्लान का ऑफिशियल अप्रूवल मिल जाना बाय पीपल, उन लोगों के द्वारा हु हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड, जिनके पास अथॉरिटी है कुछ डिसाइड करने के लिए, उन्हीं को हम कहते हैं क्या हो गया, रेटिफिकेशन हो गया। सिनोनिम हमने लिखा है इसका अप्रूवल हो जाना, कॉन्फर्मेशन हो जाना, बोथ आर सिनोनिम। एंटोनिम हो गया रिजेक्ट कर देना, डिनायल मना कर देना। सेंटेंस यूज हमने पढ़ा द ट्रीटी अवेट्स रेटिफिकेशन, जो ट्रीटी है ट्रीटी में अभी रेटिफिकेशन बचा हुआ है बाय द मेंबर स्टेट्स के द्वारा, ये हमारा यूज हो गया इस तरीके से दोस्तों, ठीक है ना। अगला वर्ड है दोस्तों प्रोपोजिशन, ION नाउन की तरह यूज होगा, ये प्रीपोजिशन नहीं है जो ग्रामर में आप चैप्टर पढ़ते हैं, प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन मींस एक ऐसा स्टेटमेंट या कोई असर्शन, असर्शन का मतलब है कोई क्लेम करना, कोई कथन कहना, दैट एक्सप्रेसेस अ जजमेंट और ओपिनियन, जो किसी प्रकार के जजमेंट या ओपिनियन को बताता है, वही आपका प्रोपोजिशन कहलाता है। वो प्रस्ताव भी कहते हैं उसे हम, इसीलिए सजेशन और प्रपोजल दोनों सिनोनिम हो गए, रिजेक्शन रिफ्यूजल दोनों एंटोनिम हो गए। दी प्रोपोजिशन पुट फॉरवर्ड, जो प्रोपोजिशन रखा गया वाज एक्सेप्टेड, उसे स्वीकार कर लिया गया बाय अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के द्वारा, प्रोपोजिशन का इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों करटेल, वर्ब की तरह यूज होता है, किसी चीज में कटौती कर देने को ही करटेल कहा जाता है। टू रिड्यूस और लिमिट समथिंग, किसी चीज को रिड्यूस कर दिया या लिमिट लगा दी, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, करटेल कर देना। हमने कहा सिनोनिम लिखा इसका, शॉर्टन कर देना तो हो गया कटौती कर देना, रिड्यूस कर देना तो हो गया दोस्तों कटौती कर देना। एंटोनिम हो गया बढ़ा देना, एक्सटेंड कर देना, एक्सपैंड कर देना, ये दोनों हो गए दोस्तों बढ़ा देना, एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हुआ। सेंटेंस यूज ड्यू टू बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, बजट में कॉन्स्ट्रेंट होने की वजह से, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब हो जाता है कि कोई चीजें जिसमें लिमिट लगी हुई है, कॉन्स्ट्रेंट होने की वजह से वी हैड टू कर्टेल सम ऑफ आवर प्लान्स, हमें अपने कुछ प्लान्स में कटौती करनी पड़ी, कर्टेल करना पड़ा, उन्हें शॉर्टन करना पड़ा, रिड्यूस करना पड़ा। अगला वर्ड है दोस्तों अनटेनेबल, वर्ड के लास्ट में BLE एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे, ऐसे वर्ड हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। अनटेनेबल मींस नॉट एबल टू बी मेंटेन्ड और डिफेंडेड अगेंस्ट अटैक्स और ऑब्जेक्शंस, जैसे कि कोई बात कोई घटना हो गई है तो वो बात और घटना कितनी सही है तो उसके खिलाफ लोगों ने कुछ बोला नहीं है तो गलत है, तो वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों इसी को कहते हैं ये तो अनटेनेबल है। जैसे कि सभी लोग जब से इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो गया है तो एक बात कंट्रोवर्सी जो है वो फिर से स्टार्ट हो गई है, वो है कि नील आर्मस्ट्रांग जो यूएस ने भेजा था, क्या नील आर्मस्ट्रांग सच में वहां पर वो साइंटिस्ट गए थे कि नहीं गए थे, एस्ट्रोनॉट, है ना। तो इसमें सवाल उठ रहा है कि वो हवा आ रही थी, झंडा लहर रहा है, वो सच में नहीं गए होंगे या उतने साल पहले गए थे, आप क्यों नहीं गए, तो वो अपनी इस बात को डिफेंड कर पा रहा है यूएस की नहीं, यूएस कह रहा है मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, जो नहीं डिफेंड कर पाएगा उसे कहते हैं अनअटेनेबल। समझ में आ रही है बात, असमर्थनीय। सिनोनिम ने लिखा जो चीज इनडिफेंसिबल हो, जो कि इनसपोर्टेबल हो, बोथ आर सिनोनिम। एंटोनिम हो गया जो चीज डिफेंसिबल हो, जो चीज सस्टेनेबल हो, बोथ आर एंटोनिम्स। सेंटेंस यूज देखा
हिज आर्ग्यूमेंट वॉज अनटेनेबल इन द फेस ऑफ द एविडेंस। उसके जो आर्ग्यूमेंट थे वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, सपोर्टिव नहीं थे, अनटेनेबल थे, क्योंकि एविडेंस सामने थे। इस वजह से ये समझ गया अनटेनेबल का यूज ऐसे हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टेंसिबली। बीएल होता है, बीएल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एलवाई लगा, बन गया एडवर्ब। ऑस्टेंसिबली एडवर्ब है विच मींस अपरेंटली, यानी प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। और पपोटेटली, पपोटेटली का मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज पर्पसफुली आपको दिखा रहे हैं बट जरूरी नहीं कि वैसा हो, है ना। तो अपैरेंटली और परपोटेटली कोई चीज है, यानी प्रत्यक्ष रूप से आपको वैसी दिख रही है बट जरूरी नहीं कि वो वैसी हो, बट परहैप्स नॉट एक्चुअली। इसी को हम कहते हैं दैट इज ऑस्टेंसिबली कोई काम हो रहा है, उसे हम कहते हैं सीमिंगली, प्रतीत होता हुआ। अपैरेंटली बोथ आर सिनोनिम्स। एक्चुअली है तो सच में कोई चीज है, ट्रूली है तो सच में कोई चीज है। द मेडिसिन वॉज ऑस्टेंसिबली टू क्योर द एलिमेंट, यानी जो मेडिसिन थी, वो जो दवाई थी, वो प्रत्यक्ष रूप से ऐसी थी कि इस एलिमेंट, यानी कि बीमारी को कहा जाता है एलिमेंट, किसी प्रकार की परेशानी बीमारी को कहते हैं एलिमेंट, उसको क्योर करने के लिए सही थी। बट इट सीम टू हैव नो इफेक्ट, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उसका इफेक्ट नहीं हुआ है। अगला वर्ड है दोस्तों इनकर, वर्ब की तरह यूज होता है विच मींस टू एक्सपीरियंस समथिंग, टिपिकली समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ खराब चीज है उसको एक्सपीरियंस करना एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शंस यू हैव टेकन, क्योंकि आपने कोई ऐसा रिजल्ट, ऐसा आपने एक्शन लिया है जिसकी वजह से वो रिजल्ट आया, तो वो एक्सपीरियंस करना होता है इनकर होना। यानी कि आपने लिखा है ऐसे उत्तराधिकार में लेना, किसी चीज को आपने कहा आपका एक्शन था, उससे कुछ हुआ, सो अक्वायर करना, अटेन करना सिनोनिम बन गया। अवॉइड कर देना आपने, हाँ, मिस कर देना, बोथ आर एंटोनिम्स, है ना। ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से ही इनकर्ड अ लॉट ऑफ डेट, उसको बहुत सारा कर्जा हो गया, नेग्लिजेंस की वजह से बहुत सारा कर्जा हो गया, ऐसे इनकर का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज रेफरेंडम, बड़ा ही कॉमन टर्म है दोस्तों, नाउन की तरह यूज होता है विच मींस एक जनरल वोट कराया जा रहा है और उस जनरल वोट में एक सवाल पूछा जाए कि भैया ये जो मंत्री हैं वो मंत्री क्या अपने काम जो अभी कर रहे हैं वो काम करने के लिए लायक हैं कि नहीं, और इस पर वोट करवाया जाए लोगों से एक सवाल पूछकर, और लोग उस पर वोट दे रहे हैं सिर्फ एक ही सवाल पर, हां या ना, वही रेफरेंडम कहलाता है। यानी जिसे हिंदी में कहते हैं लोगों का क्या है, सभी लोगों का विचार, जनमत संग्रह, लेकिन एक सवाल को लेकर जनमत संग्रह, उसी को हम कहते हैं दोस्तों रेफरेंडम। ए जनरल वोट बाय द इलेक्टोरेट on a single political question पर that has been referred to them for a direct decision, जिससे कोई डायरेक्ट डिसीजन लिया जा सके, है ना। सुनोना हमने लिखा है इसको प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट और वोट करना बोथ आर दोस्तों सिनोनिम्स। और डिक्टेट करना होता है जब आप डिक्टेटर, तानाशाही को कहा जाता है डिक्टेट करना, आप तानाशाही कर रहे हैं अगर, कि आपने कोई वोट नहीं करा रहे तो एंटोनम बन गया। या मैंडेट कर दिया, मैंडेट का मतलब भी कोई नियम, कोई ऑर्डर निकाल दिया कि भैया ऐसा ही होगा, कोई रूल नहीं है वहां पर, ये आपके एंटोनम बन गए। सेंटेंस यूज देखा, द गवर्नमेंट हेल्ड अ रेफरेंडम टू डिसाइड ऑन द न्यू पॉलिसी, गवर्नमेंट ने रेफरेंडम किया नई पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए। अगले वर्ड है डिसोल्यूशन, आईयूएन नाउन की तरह यूज होगा विच मींस द क्लोजिंग डाउन और डिसमिसल ऑफ एन असेंबली, किसी असेंबली, पार्टनरशिप या ऑफिशियल बॉडी को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, जिसमें कुछ मेंबर्स थे, कोई काम करते थे, एक प्रकार की हिंदी में जिसको हम समिति कहते हैं, तो किसी समिति को समाप्त कर देना, उसी को हम कहते हैं डिसोल्यूशन कर देना। तो डिसइंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेशन तो सबको सम्मिलित करके कुछ बना लेना, डिसइंटीग्रेट अलग अलग कर देना, टर्मिनेट कर देना, बोथ आर सिनोनिम। फॉर्मेशन बना लेना, इनिशिएशन किसी चीज की शुरुआत करना, बोथ आर एंटोनिम्स। द डिसोल्यूशन ऑफ द कमिटी, कमिटी का जो डिसोल्यूशन था वो अनाउंस किया गया आफ्टर इट्स पर्पस वाज फुलफिल, जब इस कमिटी का पर्पस फुलफिल हो गया तो इस कमिटी को डिसॉल्व कर दिया गया। ऐसे करके दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया। अगला वर्ड है आपके सामने बार, BARRED, बार्ड है, बार आपकी वर्ब है दोस्तों, सेकंड फॉर्म हो गया बार्ड विच मींस रोक देना, प्रिवेंट और फॉरबिड द एंट्रेंस और मूवमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज के एंट्रेंस को या मूवमेंट को, उसी को कहते हैं बार करना। ब्लॉक करना, प्रोहिबिट करना सिनोनिम है, अलाउ करना, परमिट करना एंटोनिम है। द एंट्रेंस वाज बार्ड, एंट्रेंस को रोक दिया गया, प्रिवेंटिंग एनीवन फ्रॉम एंटरिंग, किसी भी व्यक्ति को अंदर आने से रोक दिया गया, आने नहीं दिया जाएगा, उसी को कहते हैं बार कर देना। ये दोस्तों आपके वोकैबुलरी वर्ड हो गए पहले एडिटोरियल के, जिसका नाम है टीयर्स अपार्ट। इसी एडिटोरियल की अब आएंगे हम ईडीएम्स पर। जितने बच्चे आज नए आए हैं, पहली बार आए, एक बार मेरे को लिख दे न्यू, एक बार जरूर लिख दे न्यू। और सारे के सारे नए बच्चे दोस्तों आप रेगुलर देखिए, आज तो 24 घंटे क्लास है, बट रेगुलर आप 7 बजे द हिंदू एडिटोरियल देखिए,
मैं आपको गारंटी देता हूं आपका इंग्लिश का सेक्शन क्लियर होगा और 100% एक्यूरेसी के साथ होगा। इसके अलावा कुछ भी इंग्लिश में ऐसा नहीं आता, आप आराम से अब रीडिंग करने लग जाएंगे, वो कैप सीख जाएंगे, कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वरना बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, इडियम्स कहां से पढ़ें, फ्रेजल वर्ब कहां से पढ़ें, वर्ड कहां से पढ़ें। सिर्फ आपको यहां से पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है। समझ रहे मेरी बात? कई सारे बच्चे आज नए होंगे, तो सारे के सारे नए बच्चे मेरे को बताओ अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, और सभी लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार प्यारा सा लाइक बटन भी प्रेस कर दो। मुझे आपके थम्स अप का इंतजार है, एवरी वन ऑफ यू, है ना? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और सुनो, आज ना मेरे शेड्यूल में आगे इसमें बढ़ने के साथ साथ मेरे शेड्यूल में अब मेरी जो अगली क्लास होगी ना, इसी में अभी देखो अगली क्लास तो वैसे पुनीत सर की होगी, फिर अरुण सर पढ़ाएंगे, फिर अभिजीत सर पढ़ाएंगे। मेरी क्लास आएगी दोपहर 2 बजे 2 PM पर, 2 PM पर इंग्लिश। तो मैं इसमें इंग्लिश में कराऊंगा मेंस लेवल की इंग्लिश क्या होती है। तो आज तो पूरा मेंस पढ़ेंगे, तो आप में से सभी बच्चे जो नए भी है ना, आप आकर जरूर देखना। और आज आपने एडिटोरियल पढ़ा है ना, आपको यहीं से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार एडिटोरियल आज ही पढ़ा और मैं मेंस लेवल के क्वेश्चन को समझ पा रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं आपका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन अगर आपको समझ में ही आने लग जाए ना आज, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं जैसी कॉन्फिडेंस आए मजा आ जाएगा। तो दोपहर 2 बजे भी आएंगे और रात को फिर मैं 10:30 बजे मिलूंगा। चलो वो आगे की बात है, आओ स्टार्ट करते हैं इसी में, ठीक है? समझ में आ रही है ना बात? तो देखना जरूर बढ़िया तरीके से। आ जाओ जरा, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये ईडीएम है दोस्तों। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब हो जाता है एक फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम को हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, है ना? वेयर इंडिविजुअल स्टेट्स यूनाइट अंडर अ सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां इंडिविजुअल कई सारी स्टेट्स होती है मिलकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। आपको बता दूं, जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में आता है तो वहां पर क्वेश्चन जो बनता है ऐसे ही बन जाता है कि बताइए वहां यूनियन ऑफ स्टेट्स कई पैसेज में लिखा है, कह देंगे इसका मतलब क्या है एज पर दी पैसेज, राइट द मीनिंग ऑफ दी हाईलाइटेड वर्ड्स, ऐसे करके लिख देते हैं। हाईलाइटेड फ्रेज और हाईलाइटेड वर्ड्स का मीनिंग बताइए एज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, कि पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में जैसा इस्तेमाल हुआ है। तो वहां इसका एक क्वेश्चन आता है ऐसे करके। अगला है दोस्तों फाउंडेशनल आइडिया, विच मीन्स द बेसिक और अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी को कहते हैं फाउंडेशनल आइडिया। नेक्स्ट है दोस्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस, विच मीन्स द स्कोप और पैरामीटर्स ऑफ अ टास्क और प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट और टास्क का जो पैरामीटर्स है उसी को हम कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अगले दोस्तों स्टैंड लीगल स्क्रूटिनी, विच मीन्स बी एग्जामिन और डिटरमाइंड टू बी लीगल और वैलिड, कोई चीज को एग्जामिन किया जा रहा हो ये बताने के लिए कि अब ये लीगल है और वैलिड है, उसी को कहते हैं स्टैंड लीगल स्क्रूटिनी। ये आपकी 4 इडियम्स हो गई कंप्लीट। अब आते हैं फ्रेजल वर्ब। नए जितने भी बच्चे हैं बड़े ध्यान से सुनो, फ्रेजल वर्ब क्या होती है? वर्ब के साथ कोई एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगा देते हैं और उसी को हम बना देते हैं, कह देते हैं यही होती है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? वर्ब के साथ कोई फिक्स प्रीपोजिशन लगा देते हैं, फ्रेजल वर्ब है। जैसे स्पीक आपकी वर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन है। एस इसलिए लगाया यहां पर क्योंकि जैसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने एज इट इज लिख दिया ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो, है ना? सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो एस लग जाता है। स्पीक ऑफ मतलब रेफर टू और डिस्कस अबाउट, किसी चीज के बारे में डिस्कस करना। अगला है आर्ग्यू फॉर, प्रेजेंट रीजन इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, दैट इज आर्ग्यू फॉर, रीजन देना किसी चीज के सपोर्ट में। ये 2 फ्रेजल वर्ब यूज हुई है यहां पर। चलो अपना ये वोकैब का हिस्सा कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू द रीडिंग पोर्शन। दोस्तों अब हम रीडिंग करेंगे बड़े ध्यान से, बढ़िया से, फर्स्ट क्लास तरीके से, ठीक है? दोस्तों आप सभी लोग जरा मुझे ये बताइए कितने लोग हैं जो कि ये जानते हैं, कितने लोग हैं जो अभी यहां ऐसे हैं जो अभी 18 साल के नहीं हुए हैं? मुझे बता देना जो 18 साल के नहीं हुए, लिख देना यस, ठीक है? पहली बात। और दूसरा, ऐसे कितने लोग हैं जो कि 18 साल के तो हो गए हैं लेकिन उन्होंने आज तक अभी वोट नहीं दिया है ना? कि 18 हो गए लेकिन अभी वोट देने का नंबर नहीं आया। या कई ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो 18 के हो गए हैं लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं बना होगा। तो ऐसे जितने भी हैं, जितने भी श्रेणी में आते हैं, एक बार सब लोग यस जरूर लिखना, यस सर। और बाकी वो लोग जिन्होंने वोट दिया है, तो आप दोनों लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। असल में क्या है, काफी समय से एक डिस्कशन चल रहा था, मैं इसके बारे में पूरा बता दे रहा हूं। डिस्कशन ये चल रहा था कि जैसे हम देखते हैं कि इलेक्शन होते हैं तो अलग अलग इलेक्शन हो जाते हैं। जहां आप जैसे किसी गांव में रहते हैं तो प्रधानी के इलेक्शन होते हैं, है ना? सभासद के इलेक्शन होते हैं, ऐसे अलग अलग पद पे इलेक्शन होते हैं, है ना? अलग अलग लेवल के, यानी कि लोकल लेवल के होते हैं, वो इलेक्शन हो गया। अच्छा, फिर आप देखते होंगे कि अरे सांसद बन रहे हैं, ये वाले कोई इलेक्शन हो रहे हैं, विधायक हो रहे हैं, ये वाले कोई इलेक्शन हो रहे हैं,
है ना, उसमें से कुछ बन रहे हैं, अच्छा ये वाले जो इलेक्शन हो रहे हैं इससे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ये वाले कोई इलेक्शन हो रहे हैं इससे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो अलग अलग लेवल के इलेक्शन होते हैं, बात ये चल रही थी कि सभी इलेक्शन जो है एक ही समय पर करा दिए जाएं। ये इलेक्शन एक समय पे नहीं होते हैं, है ना, ये बात चल रही है ये कि सभी इलेक्शन एक ही समय पर करा दिए जाएं, जिससे कि क्या है, पैसा भी बचेगा और बाकी तो खैर कोई खास ऐसा लॉजिक नहीं है, पैसा बच जाएगा, है ना। तो ठीक है दोस्तों, करा लेंगे, पैसा बच जाएगा, टैक्स का पैसा है। लेकिन ये बात क्या है, इसको अपोज किया जा रहा है राइटर के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा, कि यार एक साथ इलेक्शन कराने में पता है किसको बेनिफिट और किसको नुकसान है। हमारा देश है डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेटिक देश है। तो डेमोक्रेसी में क्या है, आज आपको लगता है कि नेताजी ने बढ़िया काम किया, इन वाले नेताजी ने, तो आपने उनको वोट दिया, दे दिया वोट, और उनको वोट देकर क्या है, चीफ मिनिस्टर बन गए आपकी उस पार्टी के जिस पार्टी के आप चाह रहे थे। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार, प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस पार्टी के नहीं होने चाहिए, तो आप क्या करोगे, जब प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट देने वाली बात हो रखी होगी, तब दोस्तों आप अपना जो विचार है वो बदल सकते हो। ऐसे ही दोस्तों, जब अलग अलग लेवल के जब वोट होते हैं तो लोग अपने विचार बदलते हैं, अगर उनको लगता है तो। अब इसमें क्या होगा, अभी आपने सोचा कि यार यही सबसे अच्छा एक ही आदमी है, जो आपको लगता है कि हाँ ये बढ़िया आदमी है, लाओ इसी को वोट दे देते हैं। तो फिर तो सारे, चाहे लोकल लेवल हो, असेंबली पोल हो, सारे के सारे जितने पोल होंगे वो एक ही आदमी जीतता चला जाएगा, या जिसको हारना होगा वो एक ही आदमी हारता चला जाएगा। तो ये लॉजिकली खराब हो गया। ये लॉजिक दिया जा रहा है बाकी लोगों के द्वारा कि यार डेमोक्रेसी है तो लोगों के पास जितनी बार मौके होते हैं उतनी बार चांसेस होते हैं, वरना तो एक ही आदमी जीतता जाएगा। आज किसी का ज्यादा अच्छा खासा बोलबाला है, किसी एक मंत्री का, किसी एक नेता का, तो फिर वो हर जगह जीत जाएगा, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे उभर के आएंगी जो ऑपोजिशन है, ऐसे करके दोस्तों डिस्कशन है। तो चलो दोस्तों हम समझते हैं यहां पर, ठीक है। इन अ मल्टी टीयर्ड गवर्नेंस सिस्टम, अब ये गवर्नेंस सिस्टम कैसा है, मल्टी टीयर्ड, यानी कई सारी टीयर आते हैं ना इसमें। इस मल्टी टीयर्ड गवर्नेंस सिस्टम में सच एज द वन इन इंडिया, जो इंडिया में ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो है काम करती है, वर्क्स बाय अलाउइंग पीपल, कैसे काम करती है, लोगों को अलाउ करके टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि लोग यानी हम सब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं फॉर ईच टीयर, हर एक टीयर में, हर एक लेवल में, बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन ऑफ, इस परसेप्शन पर, ऑफ हु इज बेस्ट, कि कौन बेस्ट सूटेड है टू रिप्रेजेंट देम फॉर ईच स्पेसिफिक टीयर, हर एक स्पेसिफिक टीयर के लिए कौन उनके लिए बेस्ट है, ये बताते हुए देयर इज अ रीजन, एक कारण है, व्हाई देयर इज अ डिमार्केशन ऑफ पावर, कि क्यों यहां पर पावर को लेकर लिमिटेशन है बिटवीन द यूनियन, स्टेट्स एंड लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस। तीन प्रकार के वोट हो जाते हैं, एक तो लोकल बॉडी पर, एक स्टेट लेवल पर और एक यूनियन लेवल पर, है ना। अच्छा, कह रहे लिमिट है तो इसके पीछे कारण है, एंड व्हाई, लिमिट का मतलब बाउंड्री जो है, एंड व्हाई देयर इज अ वोटर मैंडेट एवरी 5 years, और इसके पीछे भी कारण है, क्यों हर 5 साल बाद वोटर मैंडेट यानी वोटिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि आपने अगर जिसको चूज किया, अगर आपको लगता है इस व्यक्ति ने तो काम ही नहीं करा है, तो 5 साल बाद जब इलेक्शन आएंगे तो आप उसको वोट ही नहीं दोगे। अग्री की नहीं, मेरे को एक बार लिखो कमेंट में, यस सर अग्री टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर पार्लियामेंट के लिए भी, असेंबलीज के लिए भी और लोकल बॉडीज के लिए भी। दी डिमार्केशन अलाउज फॉर स्पेसिफिक रोल्स, बाउंड्री लगने से स्पेसिफिक रोल होता है फॉर ईच रिप्रेजेंटेटिव का अक्रॉस दीज टीयर्स में, और ये सजेस्ट करता है वेरीड वोटर चॉइसेस, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की वोटर चॉइसेस के बारे में, दैट कुड बी बेस्ड ऑन, जो किस पर बेस्ड हो सकती है, पार्टी एफिलिएशन पर, कि कौन सी पार्टी किससे जुड़ी हुई है, कैंडिडेट स्ट्रेंथ पर, आइडियोलॉजिकल पोजीशन, किस पार्टी के लोगों की क्या विचारधारा है, और सिंपल सोशियो इकोनॉमिक रीजंस भी हो सकते हैं स्पेसिफिक टू ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। तो कहने का मतलब है हर एक सारे रीजंस लोगों के पास सामने होते हैं, वो उनको ध्यान में रखकर वोट देते हैं। तो कई सारी चीजें होने की वजह से दोस्तों लोग जो वोट होते हैं सबके इसीलिए सेम नहीं आते हैं। दैट सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स ऐसी होंगी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभी एग्जांपल के तौर पर बता दिया, जैसे कि कहा आंध्र प्रदेश और सिक्किम में होल्ड साइमल्टेनियस असेंबली एंड पार्लियामेंट्री पोल्स। अब ये दो स्टेट ऐसी पड़ रही है कि यहां पर असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन पोल होंगे दोनों एक साथ हो जा रहे हैं,
दोनों चीफ मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर के लीव जब बनेंगे दोनों सेम से एक साथ बन रहे हैं, बट ये बाई चांस वाली बात है, ये कोई ऐसा सोचा समझा नहीं है कि एक साथ ही करवा दी जाए, ये बाई चांस वाली बात है, ये कोइंसिडेंस है एज देयर इलेक्टोरल साइकिल, क्योंकि इनकी जो इलेक्टोरल साइकिल है हैज कोएल्स्ड विद द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री पोल्स, वो इनसे मैच कर गई है। बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट का ट्रायल बलून है, ये इनका ट्रायल बलून का मतलब ये तीनों की तीनों इलेक्शन एक साथ हो जाए, ये है ट्रायल, ट्रायल मतलब तीन, ये तीनों बलून एक साथ उड़ जाएं। एक्सप्लोरिंग दी फिजिबिलिटी ऑफ, ये बता रहे हैं कि क्या फिजिबिलिटी है अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए जाएंगे फॉर ऑल लेवल्स, यानी तीनों लेवल्स के थ्रू अ कमिटी, एक कमिटी के द्वारा जो लीड की गई थी बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ये जब चीज होती है तो ये मिलिटेट करती है अगेंस्ट द फाउंडेशनल आइडिया, मिलिटेट का मतलब इस चीज को रोकती है जो फाउंडेशनल आइडिया है मल्टी टीयर्ड गवर्नेंस का। बात तो सच है, क्योंकि मल्टी टीयर्ड गवर्नेंस में क्या है, कई सारे हिस्से हो जाते हैं, है ना, वोट देने के लिए, तो लोगों के पास चॉइसेस हमेशा रहती है, इस वजह से कह रहे हैं वो प्रिंसिपल खराब हो जाएगा एंड इज एंटी फेडरलिस्ट, और ये एंटी फेडरलिस्ट हो जाएगा, यानी फेडरलिज्म की जो चॉइस वाली चीज है उसके खिलाफ हो जाएगा। ओके, डेंजरसली खतरनाक तरीके से कह रहे हैं वन ऑफ द कमिटीज टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा टू एग्जामिन एंड रिकमेंड, एग्जामिनेशन करने का, रिकमेंड करने का, इफ द अमेंडमेंट्स कि जो बदलाव हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस, इस पर्पस के लिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराया जाए, जो बदलाव है वुड रिक्वायर रेटिफिकेशन, क्या उसमें सच में कोई बदलाव की जरूरत होगी बाय द स्टेट्स, इज अ प्रोपोजिशन, ये एक प्रोपोजिशन होगा, एक स्टेटमेंट हो जाएगा दैट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, कह रहे जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा एंड विल नॉट स्टैंड लीगल स्क्रूटनी, और लीगल ग्राउंड पे भी देखा जाए तो ये स्टैंड नहीं कर पाएगा, ये कहने का मतलब है, कह रहे हैं वैलिड नहीं रहेगा। इट ऑल्सो एडवांसेस अ मोटिव, और ऐसा करने से ऐसे मोटिव को भी पनपने में मदद मिल जाएगी दैट वुड कर्टेल मेनी असेंबलीज, जो कि बहुत सारी असेंबलीज में रोक लगा सकते हैं मच बिफोर देयर शेड्यूल्ड टेन्योर से, एन अनटेनेबल प्रोस्पेक्ट, एक ऐसा प्रोस्पेक्ट होगा जो अनटेनेबल है, अनटेनेबल का मतलब डिफेंसिबल नहीं है, तो ये लॉजिक जो पूरा का पूरा है राइटर के हिसाब से तो पूरी तरीके से खराब है, मुझे लगता है आप इसके राइटर के लिखने का टोन जो है समझ पा रहे होंगे, ये कहीं से भी इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, राइटर कह रहा है बिल्कुल बेकार है। अच्छा, ऑस्टेंसिबली यानी प्रत्यक्ष रूप से जैसा कि हमें सामने दिखता है, द प्रपोजल स्पीक्स ऑफ द नीड, ये प्रपोजल है जो बताता है कि जरूरत है साइमल्टेनियस इलेक्शंस की, प्रपोजल कहां से आया है, यूनियन गवर्नमेंट सरकार की तरफ से, एज अ कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज, कि ऐसा प्रपोजल दिया गया है जिससे कि क्या होगा, पैसा बचेगा, इलेक्शन कराने में बहुत पैसा खर्च होता तो कह रहे इससे पैसा बचेगा, अलाउइंग वोटिंग इन पार्लियामेंट्री असेंबली और म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शन, सारे के सारे इलेक्शंस क्या हो जाएंगे, इन वन गो, एक ही बार में हो जाएंगे। इट ऑल्सो स्टेम्स फ्रॉम द फ्लॉड नोशन, कह रहे कि जो विचार है कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, ये भी एक फ्लॉड है, फ्लॉ का मतलब क्या होता है, कमियां होती हैं, गलतियां, एक गलत विचार से है, कह रहे ये भी एक गलत विचारधारा है, दैट गवर्नमेंट्स आर फॉरएवर इन कैंपेन मोड, की गवर्नमेंट तो हमेशा कैंपेन मोड में ही लगी रहती है, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट असेंबली इलेक्शंस, तब तो सरकार बहुत पैसा खर्च करती है ना। अच्छा, फर्स्ट देयर इज नो स्टडी टू प्रूव, कह रहे ऐसी कोई रिसर्च तो नहीं कराई गई जो ये प्रूव कर दे दैट देयर विल बी सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग, कि बहुत सारा पैसा बच जाएगा, ऑब्वियसली पैसा तो बचता है, लेकिन कह रहे कि ऐसा कोई प्रूव नहीं है कि बहुत सारा पैसा बच जाएगा विद साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराने में, एंड इन एनी केस, और किसी भी स्थिति में ऐसा भी नहीं है, द कॉस्ट इनकर्ड इन द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस, जो पैसा खर्च होगा इनके इलेक्शंस में करवाने में, साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने में, आर नॉट एसेंशियली वेस्टफुल, कह रहे हैं वो वेस्टफुल बिल्कुल नहीं होता है, एज देयर इज मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्योंकि इसके काफी सारे इफेक्ट होते हैं टू कैंपेन स्पेंडिंग के एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी अराउंड पोल्स, तो कह रहे हैं उसमें एक नहीं बहुत सारे इंपैक्ट आते हैं जिसका एक हम डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं देख सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर खाना खाते हो, ठीक है, आप खाना खाते हो, आप पानी पीते हो, आप कपड़े पहनते हो, आप एक एनवायरनमेंट में रहते हो, आप उन आसपास की चीजों का इस्तेमाल करते हो, इनके कई तरीके होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने खाना खाया, एक ऐसा खाना है जो कि आपसे आपका पेट भरता है सिर्फ, कल वाले एडिटोरियल में जैसा हमने पढ़ा, एक खाना ऐसा है
जो आपका पेट भरता है, जो कि कम पैसों में आता है। एक खाना ऐसा है जो कि आपका पेट तो भरता है लेकिन न्यूट्रिशियस वैल्यू जो होती है, यानी कि न्यूट्रिशंस जो है वो भी आपको देता है। वो उसका जो है खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है। तो खर्चा ज्यादा आता है, हम कहेंगे इसका इंपैक्ट क्या है? इसका कह रहे हैं कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ लंबे समय में इंपैक्ट तो दिखेगा, आपकी बॉडी को इंपैक्ट दिखे, हम डायरेक्टली समझ सकते हैं। लेकिन वही चीज अगर आप ऐसे करो कि एक काम करो, आपको मोबाइल फोन दिया गया जो थोड़ा अच्छा है, बेटर क्वालिटी का है, आपको एक ऐसी जगह दी गई जहां के एनवायरमेंट बेटर क्वालिटी का है, आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो कि बेटर क्वालिटी के हैं, और आपको वर्कलोड जो है आपको ऐसा नहीं दिया गया जिससे कि आपकी स्टडी हैम्पर करे, तो इन सारी चीजों का इंपैक्ट क्या, एक नहीं आप कह सकते कि इसका ये फायदा हो गया मेरी लाइफ में। एक फायदा नहीं, बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे मल्टी लेयर्ड इंपैक्ट इसके भी हैं, जो कि यहां पर दोस्तों बताया गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक बार मुझे सब लोग मुझे बता दो, है ना? सो कह रहे इलेक्शंस फॉर डिफरेंट लेवल्स आल्सो अलाउ वोटर्स टू होल्ड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ये भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल बना देते हैं कि भैया तुम्हें वोट दिया था, 5 साल में क्या किया। एंड फॉर देयर स्पेसिफिक ग्रीवांसेस, उनकी जो स्पेसिफिक ग्रीवांसेस होती हैं वो भी वहां तक जा पाती है, टू बी नोटेड। सेकंड, द कंडक्ट ऑफ वेरियस इलेक्शंस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इज टू ओनली इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, ये इसीलिए होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाए, दैट दीज टीयर्स जो है इन टीयर्स में, एंड इज नॉट अ रेफरेंडम, ये कोई रेफरेंडम नहीं है कि एक ही बार में सोच लिया यार किसको इलेक्ट करना है, मालूम पड़े लो आपके जिसको आपने इलेक्ट किया एक ही बार में आपको लगता था, तो आपके लोअर लेवल से यानी लोकल लेवल से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक कोई एक ही व्यक्ति को आपने चूज कर लिया, वोट दे दिया यार, आपने कहा यार तो गड़बड़ हो गई यार, है ना? ऐसे करके तो ये इसी की बात को लेकर बता रहे, करे रेफरेंडम नहीं है ऑन जस्ट वन टीयर की, एक ही टीयर हो और इवन एन इंडिविजुअल लीडर जो हो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम हो, एज द बीजेपी हैज शॉट टू मेक इट, जैसा कि बीजेपी ने अभी कोशिश करी है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, दोज इन सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी, जो सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी के हैं, हु आर कमिटेड टू इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर, जो कि ये कमिटेड है कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर बनाए रखेंगे, शुड आर्ग्यू ने आर्ग्यू करना चाहिए फॉर सेपरेशन ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, कि लोकसभा इलेक्शन को अलग रखा जाए फ्रॉम पोल्स टू असेंबली से, एज द कैंपेन इश्यूज होंगे और डेमोक्रेटिक चॉइसेस वेरी, दोनों चीजें अलग होती हैं। इन एनी केस अनलेस द टर्म ऑफ ईच लोकसभा, जब तक कि हर एक लोकसभा का जो टर्म है और असेंबली का जो फिक्स नहीं हो जाता, तब तक प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हो जाना फॉर वट एवर रीजन इज बैड, किसी भी कारण से अगर पहले ही किसी चीज को डिसॉल्व कर दिया जाएगा तो कि बिल्कुल गलत है, द आइडिया इज अनवर्केबल, तो आइडिया अनवर्केबल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ये है दोस्तों एडिटोरियल नंबर 1, पहले बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? थैंक यू वेरी मच टीचर्स डे की शुभकामनाएं देने के लिए, और आप सभी लोग आज बढ़िया से पढ़ना, टीचर्स डे सफल हो जाएगा, है ना? बढ़िया से पढ़ना, जिसके बाद आप सबका सिलेक्शन होगा। सबको समझ में आया? मुझे बताओ जी सर। ये लो दोस्तों क्वेश्चन, ये आपने पढ़ लिया है ना, अब इसका क्वेश्चन का जवाब देना, वो राइट द टोन ऑफ द राइटर इन द पैसेज, टोन क्या है इसमें राइटर की पैसेज में, बताओ। एडमायरिंग है, क्रिटिकल है, एनालिटिकल है, ऑप्टिमिस्टिक है या लॉडेबल है? ध्यान से देखो और बताओ, ध्यान से देखेंगे बच्चे सभी लोग और बताएंगे, एवरी वन ऑफ यू। ऑप्शन नंबर बी, वेरी वेल डन। ये हो गया ना, अब आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ रहा है समझ पाने में, टोन आप पहचान गए। एग्जाम में दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस कोई भी बनेगा आप आराम से कर पाओगे, ये मुझे उम्मीद है, और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्कोर भी दोस्तों इंप्रूव होने लग जाएगा, है ना? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों एडिटोरियल नंबर 2 पर। अब सेम उसी की वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग देखेंगे, इडियम फ्रेज देखेंगे, सब कुछ करके पढ़ेंगे, ठीक है? आ जाओ। तो ये है सेकेंड एडिटोरियल, अपॉर्चून मूवमेंट। तो वर्ड पढ़ना शुरू करते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों डिसेलरेशन, IUN नाउन की तरह यूज होता है डिसेलरेशन। एक्सेलरेशन है किसी चीज का बढ़ना, डिसेलरेशन है किसी चीज का घटना। द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन, किसी चीज के स्लो डाउन होने के प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों डिसेलरेशन, ठीक है? सिनोनिम हो गया स्लो हो जाना, रिटार्डेशन भी होता है स्लो हो जाना। एंटोनिम हो गया एक्सेलरेशन हो जाना, हेस्टनिंग भी होता है जल्दी हो जाना, किसी चीज को क्विकन कर देना। द डिसेलरेशन ऑफ द कार, कार का जो डिसेलरेशन था वो स्मूथ था, यह इंश्योर करते हुए कि पैसेंजर्स फेल्ट कंफर्टेबल, कि पैसेंजर्स को कंफर्टेबल महसूस किया जाए। अब जब नई नई कार गाड़ी सीखते हो ना, तो ब्रेक आप ऐसे लगा दो तो गाड़ी चलती तो ये है
तो सबसे पहले ये सिखाया जाता है डिसेलरेशन ऐसे करके इसका इस्तेमाल हो रहा है कि वो स्मूथ था जब कार जो है स्लो हुई। अच्छा, अगला वर्ड है रिजीग, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है विच मींस टू रीअरेंज और रीस्ट्रक्चर समथिंग, या फिर नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, किसी भी चीज का रीस्ट्रक्चर जो होता है उसी को हम कहते हैं रिजीग, है ना। सो रिकॉन्फिगर करना, शफल कर देना, ये आपका सिनोनिम हो गया। मेंटेन करके रखना जैसा है, रिटेन करके रखना जैसा है, एंटोनिम हो गया। द कंपनी नीड्स टू रिजीग इट्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कंपनी को अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को रिजीग यानी कि रीअरेंज, रीशफल करने की, रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है टू टारगेट यंगर ऑडियंसेस, यंगर ऑडियंसेस को टारगेट करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज किटी, नाउन की तरह यूज होता है विच मींस ए फंड ऑफ मनी, पैसे का वो एक फंड होना फॉर कम्युनल यूज के लिए, कम्युनल का मतलब कम्युनिटी यूज, धर्म के लिए, एग्जांपल के तौर पर, और भी चीजों के लिए यूज हो जाता है। मेड अप ऑफ कंट्रीब्यूशंस, वो कैसे बना है, वो कंट्रीब्यूशन से बना है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहां जो बात हो रही है किटी, वो जीएसटी के पैसे की बात हो रही है, सारे के सारे लोग जो जीएसटी भरते हैं उन लोगों के रेफरेंस में बात हो रही है, वो पैसा किटी हो गया, है ना। उसे हम पूल भी कहते हैं, उसे हम फंड भी कहते हैं। डेट होता है कर्जा, और लायबिलिटी भी दोस्तों क्या हो गया, एक तरीके से आपकी जिम्मेदारी हो गई, तो दोनों के दोनों एंटोनिम हो गए। वी ऑल कंट्रीब्यूटेड, हम सब ने कंट्रीब्यूट किया टू द किटी फॉर द पार्टीज एक्सपेंसेस, पार्टी के खर्चों के लिए हमने किटी में पैसा जो है एक तरीके से दिया। अगला वर्ड है अपटिक, नाउन की तरह यूज होता है ए स्मॉल इंक्रीज और राइज, थोड़ा सा इंक्रीज यानी वृद्धि हो जाना, राइज हो जाना अपटिक कहलाता है। राइज और इंक्रीज सिनोनिम बन गया दोस्तों। डाउन टिक हो जाना, डिक्रीज हो जाना, दोनों एंटोनिम बन गया। सेंटेंस यूज पढ़ेंगे हम दोस्तों, देयर हैज बीन एन अपटिक, एक अपटिक देखी गई है इन सेल्स में सिंस द एडवर्टीजमेंट वाज एयर, जब से एडवर्टीजमेंट एयर हुआ, एयर का मतलब हो जाता है जब से एडवर्टीजमेंट लाइव हुआ, है ना। बोल्स्टर वर्ब की तरह यूज होता है विच मींस सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, बोल्स्टर हो गया। रीइंफोर्स करना, स्ट्रेंथन करना, सिनोनिम हो गया। अंडरमाइन कर देना, वीकन कर देना, एंटोनिम हो गया। द पॉजिटिव फीडबैक बोल्स्टर्ड हर कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव फीडबैक ने उसके कॉन्फिडेंस को मजबूत कर दिया, ऐसे यूज हो गया। अगला वर्ड है डिसएग्रीगेटेड, है ना। डिसएग्रीगेटेड, एग्रीगेट का मतलब है एक साथ हो जाना, डिसएग्रीगेट हो जाता अलग अलग, टू सेपरेट इनटू कंपोनेंट पार्ट्स, अलग अलग हिस्सों में हो जाना, दैट इज डिसएग्रीगेट हो जाना। सेपरेट हो जाना, डिसेंबल हो जाना, सिनोनिम हो गया। कंबाइन हो जाना, एग्रीगेट हो जाना, एंटोनिम हो गया। द डेटा वाज डिसएग्रीगेटेड, डेटा को डिसएग्रीगेट किया गया बाय एज एंड जेंडर के द्वारा टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स, ट्रेंड्स को समझने के लिए। अगला वर्ड है डिस्क्रिशनरी, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है विच मींस अवेलेबल फॉर यूज एज नीडेड और वांटेड, कोई चीज अवेलेबल है यूज के लिए कि जैसा कि वो नीडेड है या वांटेड है या रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऐसे को हम कहते हैं वो डिस्क्रिशनरी है, सोच समझ कर वो आप काम कर रहे हो, रिक्वायर्ड नहीं है बट अब वो इसका इस्तेमाल है सोच समझ कर। रिक्वायर्ड का मतलब है यूज होना ही होना है, तो जो चीज ऑप्शनल है, इलेक्टिव है, इलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आपके पास ऑप्शन है, आप चूज करना चाहो तो करो, तो उसे कहते हैं सिनोनिम। बट जो मैंडेटरी है, जो रिक्वायर्ड है, जो ऑब्लिगेटरी है, ये एंटोनिम बनेंगे, समझ गए ना। सो डिस्क्रिशनरी फंड्स आर सेट असाइड फॉर अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, डिस्क्रिशनरी यानी कि कुछ ऐसा फंड जो सोच समझकर साइड रखा गया कब का खर्चे के लिए, कि कोई ऐसे अनफोर्सीन एक्सपेंसेस आ गए जो आपको नहीं पता कि आ सकते हैं, ऐसे खर्चों के लिए। अगला वर्ड है रिसर्जेंस, वर्ड के लास्ट में एनसी है, नाउन की तरह यूज हो गया। ए रिवाइवल और रिन्यूड इंटरेस्ट आफ्टर डिक्लाइन, एक डिक्लाइन के बाद फिर से रिवाइवल हो जाना, रिन्यूड इंटरेस्ट हो जाना, उसी को रिसर्जेंस कहते हैं। सिनोनिम ने लिखा रिवाइवल हो जाना, कम बैक हो जाना। एंटोनिम ने लिखा डिक्लाइन हो जाना, फॉल गिर जाना। सेंटेंस यूज देखा, देयर हैज बीन अ रिसर्जेंस, एक रिसर्जेंस हो गई है ऑफ इंटरेस्ट की इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स में, तो यानी कि फिर से उसमें क्या हो गया, रिसर्जेंस हो जाना, पुनरुत्थान हो जाना, ऐसे करके दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला वर्ड है दोस्तों स्क्यू, वर्ब की तरह यूज हुआ है विच मींस टू डिस्टोर्ट बाय मेकिंग बायस्ड और स्लांटेड, किसी चीज को बायस्ड कर देना, एक तरफा कर देना, स्लांट कर देना, उसे कहते हैं स्क्यू करना। हमने देखा स्लांट करना, बायस करना, सिनोनिम हो गया। स्ट्रेटन कर देना, बैलेंस बना के रखना, एंटोनिम हो गया। सेंटेंस यूज हमने पढ़ा, द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे, सर्वे के जो रिजल्ट्स थे वर स्क्यूड, उसको क्या कर दिया, स्क्यू कर दिया गया, तिरछा कर दिया गया, कहने का मतलब घुमा दिया गया, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड सैंपल साइज की वजह से, है ना। अगला वर्ड है दोस्तों सैल्यूटरी, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, प्रोड्यूसिंग अ बेनिफिशियल इफेक्ट और हेल्पफुल हो जाना, लाभकारी होना सैल्यूटरी है, बेनिफिशियल होना, हेल्पफुल होना सिनोनिम बन गया। हार्मफुल होना, डिट्रीमेंटल हो जाना, बोथ आर। सेंटेंस यूज पढ़ा, द एक्सीडेंट सर्व्ड एज अ सैल्यूटरी रिमाइंडर, यानी एक्सीडेंट जो हुआ उससे सैल्यूटरी रिमाइंडर है
हेल्पफुल वो रिमाइंडर है ऑफ द डेंजर्स, उन खतरों के बारे में जो कि रेकलेस ड्राइविंग के होते हैं। अंधाधुंध क्या है, लोग जो ड्राइविंग करते हैं उसके खतरों के बारे में एक बेनिफिट जो है बता रहा है कि भैया याद रखो ये खतरे हैं, हेल्पफुल रिमाइंडर है। अगला वर्ड है दोस्तों ट्रेल, वर्ब और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल होता है, विच मींस टू फॉलो बिहाइंड समवन और समथिंग, किसी चीज के पीछे फॉलो वॉलो करते जाना। ट्रेल मेल एक शब्द होता है जब आप ईमेल करते हो किसी को और उसने इस ईमेल पे रिप्लाई किया, फिर आपने उस रिप्लाई पे रिप्लाई किया, उसने रिप्लाई पे रिप्लाई किया, ये जो बातें चल रही हैं इन्हीं को कहा जाता है एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, वही ये ट्रेल है। ट्रेल मेल नाउन की तरह भी यूज होता है ट्रेल, और वर्ब की तरह भी। सो फॉलो करना, ट्रैक करना सिनोनिम बन गया। लीड करना, प्रोसीड करना यानी सबसे आगे रहना, ये होता है दोस्तों एंटोनिम। सो डिटेक्टिव ने ट्रेल किया सस्पेक्ट को फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, ऐसे ट्रेल यूज हो गया। अगला वर्ड है डिसर्नेबल, बीएलई एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, विच मींस एबल टू बी रिकॉग्नाइज और परसीव, किसी चीज को स्पष्ट रूप से रिकॉग्नाइज कर लेना, उसी को हम कहते हैं डिसर्नेबल होना। सिनोनिम हमने लिखा विजिबल होना, नोटिसेबल होना। एंटोनिम हमने लिखा दोस्तों इनडिसर्नेबल होना, इम्परसीवेबल होना, यानी कि जिसको आप परसीव नहीं कर सकते, जिसको आप परसेप्शन नहीं रख सकते, वो दोनों एंटोनिम बन गए। द डिफरेंस हाँ इन क्वालिटी वॉज क्लियरली डिसर्नेबल, जो डिफरेंस था क्वालिटी में वो साफ तौर पर देखा जा सकता था, डिसर्नेबल था, स्पष्ट था, क्लियर था। अगला वर्ड है दोस्तों बयंट, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, विच मींस चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक होना। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी होना, ऐसा सोचना कि फ्यूचर में अच्छा होगा, इसी को कहते हैं बयंट होना। और एबल टू फ्लोट, कोई चीज उत्साही है उसी को हम कहते हैं बयंट है। कोई चीज लाइवली है, अपबीट है, सिनोनिम हो गया। डिप्रेस्ड है, डाउनकास्ट है, दोनों एंटोनिम हो गया। सेंटेंस यूज है डिस्पाइट द चैलेंजेस, चैलेंजेस के बावजूद भी शी रिमेन्ड बयंट एंड होपफुल, वो बयंट रही, होपफुल रही, आशावादी रही, है ना। अगला वर्ड है डाइल्यूट, वर्ब की तरह यूज होता है, विच मींस टू मेक अ लिक्विड, जैसे कि कोई लिक्विड है, गाढ़ा है, उसे हल्का कर दिया, पतला कर दिया तो डाइल्यूट हो गया। या किसी चीज की वैल्यू है, अच्छी वैल्यू कही थी, बट कोई एक ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से उसकी वैल्यू घट गई, कम हो गई, तो दोस्तों इसी को हम क्या कह देते हैं कि वो डाइल्यूट हो गई। डाइल्यूट का इस्तेमाल इस तरीके से होता है, ध्यान रखेंगे, है ना। थिन हो जाना, वीकन हो जाना सिनोनिम है। कॉन्सेंट्रेट हो जाना यानी गाढ़ा हो जाना, स्ट्रेदन हो जाना, मजबूत हो जाना, दोनों एंटोनिम हो गए। सो डाइल्यूट द जूस, जूस को थोड़ा हल्का कर दिया विद सम वाटर के साथ बिफोर ड्रिंकिंग, एग्जांपल के तौर पर ऐसे यूज हो गया। अगला वर्ड है दोस्तों अंडरवेलमिंग, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, नॉट इंप्रेसिव, नॉट सेटिस्फाइंग, कोई चीज जो इंप्रेसिव नहीं है, सेटिस्फाइंग नहीं है, वो क्या हो गई दोस्तों, वो आपकी अंडरवेलमिंग हो गई। इसी को हम कहते हैं निराशाजनक भी हो जाना। वही चीज होती है ओवरवेलमिंग होना, यानी कि कोई चीज जो जरूरत से ज्यादा बहुत अच्छी हो जाए, आपको बहुत ज्यादा खुश कर दे रही है, उसी को हम कहते हैं वो ओवरवेलमिंग हो जाता है। सिनोनिम हमने लिखा डिसअपॉइंट हो जाना, अनइंस्पायरिंग होना, है ना। एंटोनिम हमने लिखा इंप्रेसिव होना, रिमार्केबल होना। सेंटेंस यूज हमने देखा द मूवीज क्लाइमेक्स, मूवी का जो क्लाइमेक्स था वॉज रेदर अंडरवेलमिंग, वो थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था, ऐसे करके इस्तेमाल हो गया। अगला वर्ड है मूट, वर्ब की तरह यूज होता है, विच मींस टू सजेस्ट और इंट्रोड्यूस एन आइडिया फॉर डिस्कशन, कोई भी एक चीज को सजेस्ट करना, इंट्रोड्यूस करना कोई आइडिया को डिस्कशन के लिए, उसी को हम कहते हैं मूट करना। प्रपोज करना, रेस करना सिनोनिम है। सप्रेस करना, कंक्लूड करना, दबा देना एंटोनिम है। द आइडिया ऑफ अ मर्जर वाज फर्स्ट मूटेड लास्ट ईयर, जो मर्जर का आइडिया था, है ना, वो सबसे पहले क्या हुआ, लास्ट ईयर क्या हुआ, उस मर्जर के आइडिया को क्या किया गया, मूट किया गया, एक तरीके से प्रपोज किया गया, उठाया गया, उस पर बात की गई, ऐसे करके इसका इस्तेमाल हो गया। अगला वर्ड है डेफ्टली, डेफ्ट आपका एडजेक्टिव होता है, एलवाई लग गया, बन गया एडवर्ब, जिसका मतलब है कोई काम स्किलफुली आप कर रहे हैं, स्किलफुली और क्विकली कोई काम करना, निपुणता से करना, उसी को कहते हैं डेफ्टली। स्किलफुली, अडेप्टली, अडेप्टली भी होता है स्किलफुली, बोथ आर सिनोनिम। क्लमजीली कोई काम करना, है ना, क्लमजीली होता मतलब अच्छे से नहीं करना, बेकार तरीके से करना, ऑकवर्डली करना, बोथ आर एंटोनिम। शी डेफ्टली मैन्यूवर्ड थ्रू दी क्राउडेड मार्केट, वो बहुत ही स्किलफुली उसने क्या मैन्यूवर कर दिया। मैन्यूवर करना होता है पैतरे का इस्तेमाल करना, एक क्राउडेड मार्केट से वो पैतरे का इस्तेमाल करके वहां से निकल गई, ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। ये हमारी वर्ड मीनिंग हो गई कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों इडियम्स पर। आज वर्ड मीनिंग थोड़े ज्यादा थे ना, मैंने हर वो सारे वर्ड मीनिंग लिख दिए दोस्तों जो मुझको लगता था कि हाँ आपको जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने उसको नोट कर दिया। दोस्तों लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना, लाइक बटन में प्रेस नहीं करते हो तो समझ नहीं आता कि मुझे जो मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। लाइक बटन में प्रेस इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रही है बात, मुझे ये जरूर बताना। आ जाओ इडियम्स और फ्रेजेस पे आते हैं। पहली इडियम है दोस्तों स्टार्ट अफ्रेश, विच मींस बिगिन अगेन और फ्रॉम द बिगिनिंग, किसी चीज की शुरुआत कर देना बिल्कुल शुरुआत से, उसे होते हैं स्टार्टिंग अफ्रेश या स्टार्ट अफ्रेश।
अगला है इन एब्सोल्यूट टर्म्स। इन एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूज रेदर देन ऑन चेंजेस और कंपैरिजंस। एक्चुअल वैल्यूज पर बेस्ड होना कोई चीज, वो किसी प्रकार के कंपैरिजन या चेंजेस पर बेस्ड ना होना। अगला है सैल्यूटरी इफेक्ट। सैल्यूटरी इफेक्ट का मतलब है बेनिफिशियल और हेल्थफुल इफेक्ट होना। बेनिफिशियल और हेल्थफुल इफेक्ट होना, उसे हम कहते हैं सैल्यूटरी इफेक्ट। अगला है दोस्तों लूज एंड्स। लूज एंड्स का मतलब है अनफिनिश्ड और अनरिजॉल्व डिटेल्स और मैटर्स। ऐसी मैटर्स, ऐसी डिटेल्स जो रिजॉल्व नहीं हुई हैं, उन्हीं को कहते हैं, वो क्या हो गई, लूज एंड्स हो गई। क्या हो गई दोस्तों, लूज एंड्स हो गई। आज का सेशन सबको समझ में आ रहा है ना, बढ़िया। मुझे आप सबसे थम्स अप चाहिए। 100 बच्चों ने एक्स्ट्रा थम्स अप दिए, बस बाकी लोगों को थम्स अप आए नहीं है अभी। अगला वर्ड है डीप फ्रीज। हाँ, डीप फ्रीज का मतलब है स्टेट ऑफ सस्पेंशन और हॉल्टेड प्रोग्रेस। एक ऐसी स्थिति हो जाना जब चीजें रुक गई हो, उसे हम कहते हैं डीप फ्रीज हो जाना। अगला है दोस्तों कॉमन मैन, आम आदमी। हाँ हाँ, हमने देखा एवरेज पर्सन, स्पेशली रेफरिंग टू द वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास, उसी को कहते हैं हम तो कॉमन मैन है। हाँ चलो ठीक है, कॉमन मैन हो गया, यहां तक हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब। राइज की सेकंड फॉर्म हो गई दोस्तों रोज। RISE राइज हो गया ना, उसके सेकंड फॉर्म है रोज। राइज अबाउट का मतलब हो गया इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली बाय अ सर्टेन अमाउंट। अप्रोक्सीमेटली कोई एक अमाउंट तक इंक्रीज, किसी चीज का वृद्धि हो जाना, बढ़, ये आपका हो गया राइज अबाउट। अगला है दोस्तों कटिंग बैक, यानी कि कट बैक। कट बैक मींस रिड्यूस और डिक्रीज इन अमाउंट और इंटेंसिटी। अमाउंट में, इंटेंसिटी में किसी चीज का रिड्यूस हो जाना, घट जाना, डिक्रीज हो जाना, उसे बैक। अगला है दोस्तों इन, टू रिमेन इन अ सर्टेन स्टेट और कंडीशन। एक सर्टेन स्थिति और कंडीशन में बने रहना, दैट इज स्टे इन। ये आपका यहां तक बन गया। सबको समझ में आ गया फ्रेजल वर्ब? आप मेरे को बोले जी सर समझ में आ गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम रीडिंग पर, और रीडिंग को करेंगे। दोस्तों आप में से सभी लोग जिनको समझ में आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, सबका रिस्पॉन्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप में से सभी बच्चों का ध्यान रखने की पूरी जिम्मेदारी दोस्तों मेरी है। मैं पूरी ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ाता हूं दोस्तों, और मैं आपसे रेस्पॉन्ड लेना चाहता हूं। आपका रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मुझे समझ नहीं आएगा। अभी बच्चे देख रहे हैं 900, वीडियो पे थम्स अप आ गया है 1300। 1300 इसलिए आ गया क्योंकि इससे पहले अभिजीत सर ने भी पढ़ाया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लाइक बटन पे प्रेस नहीं किया है। दोस्तों थम्स अप पे प्रेस करके जरूर बताओ, एवरी वन ऑफ यू। और कुछ हो रहा है सर आपकी वॉइस में? वॉइस में कुछ हो रहा है क्या? आवाज में गड़बड़ आ रही है क्या? थम्सअप जरूर दो दोस्तों, आपके थम्सअप हैं जो एनकरेज करते हैं। दोस्तों आज हम 24 घंटे की क्लास ले रहे हैं। 24 घंटे की क्लास के पीछे का यही एक रीजन है कि आपको दोस्तों सिलेक्शन तक ले जाया जाए। भी पढ़ाया था, लेकिन बढ़िया है, चलो शानदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ थम्सअप जरूर देना, बहुत ज्यादा जरूरी। आ जाओ अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो ऑडियो मैच नहीं कर रही क्या? अच्छा, हेलो 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 हेलो, अब ठीक है? चलो अब ठीक है, आ जाओ दोस्तों रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। जब कभी भी कोई भी आर्टिकल आता है, जीएसटी वाला ये आर्टिकल या फाइनेंस वाला आर्टिकल, दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आइए जरा उसको पढ़ते हैं एक एक करके आराम से, है ना। देखो लिखा क्या हुआ है, जीएसटी रेवेन्यूज हैव क्लॉक्ड। जीएसटी रेवेन्यू की घड़ी कहां पहुंच चुकी है? 11.3% ग्रोथ पे हो चुकी है इन दी फर्स्ट 5 मंथ्स, शुरुआत के जो 5 महीने हैं 2023-24 के। विद एन एवरेज मंथली की टीम, मंथली जो पैसा है वो कितना आ रहा है? 1.66 लाख करोड़ रुपीस जीएसटी से, अप फ्रॉम अबाउट 1.5 लाख करोड़ लास्ट ईयर, जो कि लास्ट ईयर 1.5 लाख करोड़ था हर एक मंथ का एवरेज। वो एवरेज बढ़कर कितना हो गया? 1.66 लाख करोड़। दिस अपटेक, अपटेक का मतलब ये इंक्रीज हो गई है, जो बोल्स्टर हो जाती है, यानी स्ट्रेंथन मजबूत हो जाती है बाय द रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपीस से, जो कलेक्ट किया गया अप्रैल के मंथ में, है ना। अच्छा, वो स्लाइटली हायर, ये थोड़ी ज्यादा है, जो कि 11.5% है इन दी फर्स्ट क्वार्टर में, ये हमने देख लिया। ओवर जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त के महीने की बात करें, जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है, हैज स्लोड टू 10.8% एंड 10.76% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले वाला जो नंबर है इस पहले वाले मंथ के लिए, दूसरा वाला नंबर दूसरे वाले मंथ के लिए। मार्किंग दी स्लोएस्ट राइज, ये दिखाता है बहुत स्लो जो है राइज यहां पर दिख रही है सिंस जुलाई 2021। इन एब्सोल्यूट टर्म्स, यानी अभी एब्सोल्यूट टर्म्स हमने पढ़ा ना, कंप्लीट देखा जाए तो रेवेन्यूज जो है इन अगस्त के महीने में
परटेनिंग टू दी ट्रांजैक्शंस, क्योंकि अगस्त के महीने का जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो दोस्तों जुलाई में, मतलब अगस्त के महीने में जो रेवेन्यू आएगा वो जुलाई के महीने का ट्रांजैक्शन है। एग्जांपल के तौर पर जुलाई के महीने में लोगों ने बिजनेस किया है ना, अपना माल बेचा, उनके पास कुछ पैसा आया, जुलाई के महीने में जो आया उस जुलाई के महीने का वो जीएसटी भरेंगे अगस्त के महीने में। तो अगस्त के महीने में जो लोगों ने जीएसटी भरा तो वो किस महीने का था तो वो जुलाई का। तो हमेशा एक महीने पहले का ही होता है, जो कि दूसरे महीने हम उसका रिजल्ट दिखता है ना। वर एट अ 3 मंथ लो, ये पिछले 3 महीने से देखा जाए तो काफी कम था, जो कि 1.59 लाख करोड़ था। फ्रॉम अ 3 मंथ हाई, जो पिछले 3 महीने जो हाई था वो जुलाई का ये था, 1.65 लाख करोड़ इन जुलाई। ऑन अ डिसएग्रीगेटेड बेसिस पे देखा जाए, डिसएग्रीगेटेड का मतलब अलग अलग करके देखा जाए, रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स, उन से रेवेन्यू जो गुड्स इंपोर्ट हुए वो बढ़ा है, राइज अबाउट यानी रोज अबाउट 3% इन अगस्त के महीने में। आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, 2 महीने लगातार जो कम रहा था वो बढ़ गया है। इंडिकेट कर रहा है सम रिकवरी हो चुकी है इन डिस्क्रिशनरी डिमांड में, है ना। हाउएवर रेवेन्यू जो है फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से और सर्विसेज इंपोर्ट से वो बढ़ गया है, वो 13.8% बढ़ गया है, जो स्लो है जुलाई के 15.1% ग्रोथ से। आपने देखा जब आप कभी भी इस तरीके का एडिटोरियल होता है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इजी टू रीड। क्या है इसमें जो डिफिकल्ट है वो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी। अगर आपने वर्ड पढ़ लिए जो कि बड़े कॉमन है, जैसे बोल्स्टर आ गया, आपको याद है बोल्स्टर आना है ना। आपने देखा कुछ कुछ टर्म है जो कि रेवेन्यू में ही इस्तेमाल होंगे, कुछ और टर्म है ही नहीं, आपने आसानी से पढ़ लिया। अब आप आगे आगे देखो, द फेस्टिव सीजन, अभी जो फेस्टिव सीजन होता है कुड फ्यूल सम ग्रोथ, उससे और ग्रोथ आ जाती है, क्योंकि फेस्टिवल के आने से लोग पैसा भी खर्च करते हैं वहां पर, फ्रॉम बोथ रेवेन्यूज और रेवेन्यू सोर्सेज से। बट जो रिसर्जेंस है ऑफ हाई इन्फ्लेशन में स्क्यू, वो हो सकता है बड़ी हुई महंगाई की वजह से ये रिसर्जेंस है वो मुड़ जाए, स्क्यू हो जाए। स्क्यू द मोमेंटम टुवर्ड्स आइटम्स प्रेफर्ड बाय हाई इनकम हाउस होल्ड्स, हो सकता है अब सिर्फ वही बिके ज्यादा जो कि हाई इनकम हाउस होल्ड्स वाले जो खरीदते हैं। एज दोज विद द वीकर इनकम ग्रैपल्स विद द प्रोनाउंस्ड प्राइस राइज, क्योंकि जो वीकर सेक्शन है वो दोस्तों बढ़े हुए प्राइस वाली चीजों को थोड़ा कम खरीदेगा अक्रॉस, जैसे कि फूड आइटम्स में हो गए, बाय कटिंग बैक अदर स्पेंड्स, जिसमें बाकी सारे खर्चों को वो कम कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब टमाटर है जैसे महंगे हुए, तो वो एक अलग से दिख जाएगा महंगा हो गया, लेकिन चाहे वो दूध हो, चाहे सब्जी हो, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे तेल हो, ये सब वो चीजें जो रोजमर्रा की चीजें थोड़ी 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 सब में बढ़ जाती हैं। इस वजह से पता है क्या होता है, एक गरीब बच्चा, गरीब व्यक्ति जो है या एक लोअर मिडिल क्लास इनकम का जो व्यक्ति है वो क्या करेगा यार, जो चीजें खाने पीने वाली हैं जो जरूरी है ही है, बच्चों की जो फीस है जो जरूरी है ही है, वो जरूरी चीजों को तो ध्यान देगा, बट बाकी जो चीजें जो जरूरी नहीं है, जैसे फेस्टिवल आ गया, जरूरी नहीं है कि नहीं आपको पकवान जो है बढ़िया अच्छा खाना ही है, तो वो आदमी वहां कटिंग कर लेगा, वहां कटौती कर लेगा, क्योंकि उसके पास तो लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड पैसा है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। दी सैल्यूटरी इफेक्ट, सैल्यूटरी इफेक्ट का मतलब आपको मालूम है, एक बेनिफिट हेल्पफुल जो इफेक्ट है ऑफ मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग का फॉर फर्म्स के लिए विद एन एनुअल टर्नओवर, जिसका 5 करोड़ एनुअल टर्नओवर है, उन्हें ई इनवॉइस जनरेट करनी होती है। सर 5 मिनट और लगेगा, ठीक है ना। एक्सरसाइजिंग लूज एंड्स इन द टैक्स ट्रेल, तो उनमें क्या हो गया है, टैक्स ट्रेल में वो अब और ऐड होते चले जाए। ट्रेल मैंने बताया ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, विल बी विजिबल इन दिस मंथ्स रेवेन्यू, और उसका इंपैक्ट इस महीने के रेवेन्यू में शो होगा। बट द फेस्टिव इफेक्ट, लेकिन जो फेस्टिवल का जो इफेक्ट है वुड ओनली बी डिसर्नेबल, वो तभी साफ तौर पर दिखेगा 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ, जब कम से कम इसके 2 महीने हो जाएंगे। क्योंकि देखो आपको मालूम है दिवाली का जब सीजन आता है तो बहुत सारा लोग क्या है पैसा वहां खर्च करते हैं, और वो पैसा खर्च करेंगे तो अल्टीमेटली क्या है, वो टैक्स के रूप में जीएसटी भी खर्च कर रहे होंगे, जीएसटी भी जा रहा होगा, वो सरकार के पास दिखेगा। येट जो ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री है जीएसटी रेवेन्यूज की, जिसको बोल्स्टर किया गया है क्रैकडाउन के द्वारा ऑन इवेजन, यानी कि किसी भी तरीके की कोई जो लोग जीएसटी चुरा लेते हैं या जीएसटी पे जो घपला कर लेते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ते हुए कई सारे लोग फेक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं इस बेट, एंड इन सब चीजों को दोस्तों पकड़ने की कोशिश होती है, एंड शुड डाइल्यूट कंसर्न्स अंडर अबाउट अंडरवेलमिंग कलेक्शन इन इनिशियल ईयर्स ऑफ द टैक्स। और यही सारी की सारी चीज थी, जब शुरुआत में जब जीएसटी आया तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे घपले करे और अपने जीएसटी को बचा लिया, तभी तो जीएसटी कलेक्शन शुरुआत में बहुत कम था। शुरुआत में जीएसटी कलेक्शन तो 1 लाख करोड़ रुपए भी नहीं था, उससे भी कम था, धीरे धीरे 1 लाख करोड़ टच करने लगा। 1 लाख करोड़ से आज कहां पर पहुंच चुका, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर ही चलता है ना हर मंथ का।
अच्छा, मोर ओवर, इसके अलावा इट ऑफर्स अ विंडो, विंडो का मतलब एक अपॉर्चुनिटी देता है टू सिंप्लीफाई और रेशनलाइज द कॉम्प्लेक्स मल्टीपल रेट जीएसटी स्ट्रक्चर्स। पहले दुनिया भर के अलग अलग तरीके से अब सिंपल एक ही हो गया है एज मुटेड बाय द जीएसटी काउंसिल इन 2021। लास्ट ईयर क्या हुआ, द फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिकेटेड, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंडिकेट किया द रेट रेजिग को, रेजिग समझ गए ना, थोड़े बहुत चेंजेस। हाँ कर लो सर, आप कर लो। हेलो हेलो हेलो, रुकावट के लिए तो कह रहे माइक खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, यही मैराथन पूरी हो जाएगी। सारी मैराथन आज ही क्या नहीं चल रहा क्या? क्या हो गया? आप आओ सर, मैं कर रहा हूँ ये सर, ये वाली ऑन ऑफ वाली बटन थी ना सर, आप दूसरी बटन दबा रहे थे। अब आप आ जाओ सर, यहीं पे आ जाओ एक बार, आ जाओ, लो इधर मैं साइड हो गया। मैं दूर से पहुंच नहीं रहा होगा फ्रेंड वाला। चलो, लास्ट ईयर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये इंडिकेट किया जो रेट रेजिक है, रेजिक मतलब जो रिस्ट्रक्चर जो इसका है, विल हैव टू वेट टिल इन्फ्लेशन सबसाइड्स, जब तक कि इन्फ्लेशन नहीं कम होगा तब तक की इंतजार करना होगा। दिस ईयर इट सिग्नल्ड द रेशनलाइजेशन प्लान, इसने सिग्नल दिया कि रेशनलाइजेशन प्लान विल स्टे इन डी फ्रीज, वो ऐसा ही रहेगा, वो ऐसा ही रहेगा इवन बिफोर द रीसेंट प्राइस स्पाइक, हाल ही में प्राइस स्पाइक आने के बावजूद भी। ए मिनिस्ट्रियल ग्रुप, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम, शॉर्ट में जीओएम बोलते हैं, अदरवाइज से नाम क्या लिखेंगे, मिनिस्ट्रियल ग्रुप। तो मिनिस्ट्रियल ग्रुप है, उसने टास्क दिया विद रिकमेंडिंग अ न्यू रेट स्ट्रक्चर, नए रेट स्ट्रक्चर के साथ, इज येट टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, उसको भी रिकॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। इवन इफ पॉलिटिकल बैंडविथ जो है फॉर द बिग जीएसटी रीसेट इज लिमिटेड, वो भी लिमिटेड है, एंड द सेंटर में वांट टू पिच इट एज अ प्रॉमिस, सेंटर से ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो प्रॉमिस है टू वोटर्स फॉर द नेक्स्ट लोकसभा के लिए, वेटिंग दैट, ये वेट कर रहे हैं कि लॉन्ग विल हर्ट ग्रोथ पोटेंशियल, जितना लंबा समय अगर अभी ऐसा बना रहेगा कि महंगाई बढ़ती रहेगी और जीएसटी रेवेन्यू कम आएगा तो ग्रोथ पोटेंशियल पर इंपैक्ट पड़ेगा। इफ डन डेफली, अगर किसी भी काम को या फिर इसको भी डेफली किया जाए, डेफली का मतलब हो जाता है कि सोच समझकर कुशलता पूर्वक स्किलफुली किया जाए, तो टैक्स रेट चेंजेस जो है कुड ऑल्सो एड, ये मदद भी कर सकते हैं इस बैटल, इस लड़ाई पर लड़ने के लिए अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, अगर कोई महंगाई आती है उसके खिलाफ, इन आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द कॉमन मैन। इन एनी केस, किसी भी स्थिति में दिस विल बी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज, कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज होगी, तो द डायलॉग जो डिस्कशन है विद स्टेट्स के साथ मस्ट बी कंटिन्यूड, लगातार होते रहने चाहिए बाय रिवाइविंग द जीओएम, जीओएम क्या हो गया, वही मिनिस्ट्रियल ग्रुप यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, रेदर देन स्टार्टिंग फ्रेश ईयर रिटर्न, ऐसा नहीं करेंगे हर बार कुछ नया एकदम नया नियम लेकर आ, बस वो नियम है या नियम के साथ जो पॉलिसीज हैं या रेट स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा चेंज करते जाए जिससे कि रेवेन्यू इनके पास बनता रहे, रेवेन्यू जो है वो बढ़ता रहे। सो दिस इज अबाउट द एडिटोरियल, इस सब पूरे एडिटोरियल को आपने पढ़ा, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने बढ़िया से इसको सीखा होगा। आप सुनो मेरी बात, ये तो सीखा, अब आप इसका टोन बताओ, किस टोन में राइटर जो बात कर रहा है, मैं साइड हो गया, बताओ जरा किस टोन में राइटर बात कर रहा है। आंसर आया, वेरी गुड, ये है ना एनालिटिकल, एनालिसिस इसी को कहा जाता है जब आपके सामने दोस्तों कई सारे पॉइंट्स दिए हैं, कई सारी बातें दी हुई हैं, आप समझ रहे हैं कि उससे क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या चीजें कैसे बन सकती हैं और क्या क्या अभी तक हुआ है ना, कैसा कैसा पहले पास्ट एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड किया गया, इन सबको कहा जाता है दोस्तों टोन, क्या होगी ये एनालिटिकल टोन, इससे बन जाती है। ये एक दोस्तों आपके सामने मैं क्वेश्चन देता हूं, दिस इज फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन। अब आज आपके लिए दोस्तों होमवर्क के बदले फिलहाल अभी शांति से आपको यहां से देखकर एक बार फटाफट से इसको रीअरेंज करना है। वेरिएंट है फर्स्ट का किसके साथ मैच करेगा, डिस्क्रिशनरी है, डिसोल्यूशन है, कोइल्स है और डीमार्केशन है। ये आपके सामने 5 वर्ड है जो कि आज हमने पढ़े हैं दोनों ही एडिटोरियल से। तो बाकी के पेपर में स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों आप सभी लोगों ने, और इसका आप सभी लोग जवाब देंगे। लॉडेबल का मतलब हो जाता है किसी की तारीफ करना, बहुत ज्यादा तारीफ करने को हम कहते हैं लॉडेबल करना, है ना। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने थम्स अप दे दिया है और अब पुनीत सर आपको पढ़ाएंगे, अगली क्लास सर की होगी, ठीक है। तो आप पढ़िए बढ़िया तरीके से 24 घंटे की सारी क्लास को, बाकी इस वीडियो को मैं अलग से भी ऐड कर दूंगा, है ना।